गीता बहुत ही लालची औरत थी और वो अपने पति नीलेश के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। एक दिन उसका पति काम से घर आता है और खाने के लिए मांगता है। गीता, हमें ना आज बहुत भूख लगी है। हम कहीं बाहर चले गए थे, जिसके कारण लंच नहीं खा पाए। तो फिर आपको बाहर से कुछ खाकर आना चाहिए था। घर में गैस और राशन दोनों ही खत्म हो गया है। अब आप ही बताओ कि मैं आपको खाने के लिए क्या दूं? तो कुछ भी खाने को नहीं है क्या? हमें खाना खाना है, हमें भूख लगी है, हमारी जान निकली है भूख से। सिर्फ सूखे चावल बने हुए हैं। आप कहीं तो तेल चावल नमक दे दूं? हाँ, वही दे दो, हम वही खा लेंगे। लेकिन अब हमसे ना कोई भी काम ना बिना कुछ खाए नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। गीता रसोई में जाती है और नीलेश के लिए चावल, तेल और नमक लेकर आती है और उसे दे देती है। नीलेश वही सूखा चावल खाकर गैस भरवाने और राशन लेने के लिए चला जाता है। दिन यूं ही बीतते हैं। तभी एक दिन मोहल्ले में साड़ी वाला साड़ी बेचने के लिए आता है और औरतें उसके पास खड़ी होकर साड़ी ले रही होती हैं, जिसे देखकर गीता अपने मन में बोलती है, कितनी सुंदर साड़ी है, देखकर मन कर रहा है मैं भी ले लूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, वरना मैं भी इन लोगों के साथ मिलकर साड़ी ले लेती। अगर साड़ी इतनी पसंद है कि उससे नजर नहीं हट रही है तो ले क्यों नहीं लेती हो? मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से ले लूं? पैसे होते तो सोचने में इतना समय बर्बाद नहीं करती। मेरे रहते हुए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी दिलवा देती हूँ साड़ी। अमृता, तू यहाँ कब आई? कैसी है तू? जब तू साड़ी वाले के ख्यालों में खोई हुई थी तभी मैं आई थी। मैं ठीक हूँ, पहले चल साड़ी लेकर आते हैं। नहीं यार, छोड़ना, कोई बात नहीं, मैं कभी और ले लूंगी। नहीं, अभी का मतलब अभी लेंगे हम। अमृता इतना कहकर गीता को साड़ी वाले के पास ले जाती है और उसे एक अच्छी सी साड़ी दिलवा देती है। गीता उस साड़ी को पहनकर तैयार होती है। तभी नीलेश वहाँ आ जाता है। अमृता नीलेश को पहली नजर में देखकर ही पसंद कर लेती है और बोलती है, गीता ये कौन है? मिलवाएगी नहीं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे पति हैं। तू शादी में नहीं आई थी इसलिए तुझे पता नहीं चला। तेरे पति तो बहुत हैंडसम है, लगता ही नहीं है कि ये तेरे पति हैं। अच्छा, कहीं तुझे मेरे पति पसंद तो नहीं आ गए ना? वैसे पसंद तो आ गए हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, ये तो पहले ही बुक हो गए हैं। आप लोग कैसी बातें कर रही हो? थोड़ी तो शर्म कीजिए। नीलेश जी, आप ज्यादा मत सोचिए, इसकी आदत है मजाक करने की और कुछ नहीं। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप लोग बातें करिए, मुझे आए हुए बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगी। अमृता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं और वो आए दिन किसी न किसी बहाने गीता के घर आया जाया करती थी और नीलेश से मिलती रहती थी और पैसों के प्रति गीता के लालच का फायदा उठाकर एक दिन वो गीता को अपने बड़े से घर में लाती है। अमृता, तेरा इतना बड़ा घर है, मैंने तो ऐसा घर बस फिल्मों में ही देखा था। लेकिन इतना बड़ा घर होने का फायदा भी क्या है? रहना तो मुझे अकेले ही पड़ता है, मेरा तो कोई नहीं है। तू ऐसा क्यों बोलती है? मैं हूँ ना तेरे साथ। हमेशा कहाँ है यार तू? वैसे हम हमेशा के लिए एक साथ हो सकते हैं, अगर तू चाहे तो। हाँ बता ना, मुझे क्या करना होगा, मैं सब करूँगी जो तू बोलेगी। अपने पति के साथ मेरी शादी करवा दे, मुझे तेरे पति बहुत पसंद है। उसके बाद हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, ये घर भी तेरा, मेरे सारे पैसे भी तेरे, बस तू आराम से रह सकती है इस घर में, जो चाहे वो खरीद सकती है। अमृता, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती। मैं तुझे कुछ भी बांटने को नहीं बोल रही हूँ, बल्कि तुम लोगों को अपने साथ इतने बड़े घर में रहने के लिए बोल रही हूँ। सोच ले, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अमृता की बातें गीता के मन में घर कर जाती हैं और गीता लालच में आ जाती है और अपने पति को अपनी कसम और झूठी बीमारी की बात बोलकर उसकी शादी अपनी अमीर दोस्त अमृता के घर में करवा देती है। अपने पति के साथ उसी घर में रहने लगी थी, लेकिन नीलेश इस बात से अनजान था। अपनी शादी के बाद पहले दिन अमृता सोकर उठती है और गीता को आवाज देती है, गीता कहाँ हो तुम? मेरे लिए चाय लेकर आओ एक कप, जल्दी से प्लीज। लो महारानी, चाय आपके लिए, और कुछ चाहिए? अरे वाह, कौन सी ट्रेन पकड़ के आई थी तुम, जो मेरे बोलते ही चाय लेकर आ गई? मैंने कोई ट्रेन नहीं पकड़ी, मैं चाय लेकर आ रही थी, तब तक तुमने आवाज दे दी तो मैं चाय लेकर हाजिर हो गई। ये तुमने अच्छा किया, इस बात पर तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मेरी अलमारी में पैसे रखे होंगे, निकाल लो, जो फूल माला वाली आएगी उसे दे देना और जो बचेगा उसे खुद रख लेना। हाय, कितने दिन बाद मुझे पैसे देखने को मिलेंगे। आज तो लगता है किसी अच्छे इंसान की शक्ल देखी होगी, तभी आज मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तुम्हें सुनाई दिया कि नहीं?
मैंने कुछ कहा है तुमसे? जवाब तो दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी कही हुई सारी बातें सुनाई दी और तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तुम जाकर तब तक काम जो बोला है वो कर लो। अमृता इतना कहकर बाथरूम में चली जाती है और गीता उसकी अलमारी से पैसे निकालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ फूलमाला वाली आती है। अमृता अपनी पसंद का पति पाकर खुश थी और गीता पैसे और बड़ा घर पाकर। लेकिन जब वो अमृता को अपने पति के करीब देखती है तो उससे बोलती है, देखो तुम मेरे पति से दूर रहो, इन पर सिर्फ मेरा हक बनता है, ये मेरे पति हैं। शायद तुम भूल गई हो गीता, ये मेरे भी पति हैं, तो इन पर मेरा भी तो हक बनता है। इसीलिए तुम जाओ अपना काम करो और मुझे मेरे पति के साथ थोड़ा समय बिताने दो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जहाँ जाऊंगी मेरे पति मेरे साथ जाएंगे। मैं सही बोल रही हूँ ना नीलेश जी? नहीं गीता, अब आप दोनों हमारी पत्नी हो और हमारा फर्ज बनता है हम किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। और आप हमसे प्यार ही कहाँ करती हो? अगर आपको हमसे प्यार होता तो आप पैसों के लिए अपनी अमीर दोस्त से हमारी शादी नहीं करवाती। और जब आपने ये सब किया है तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आज अमृता का यानी कि आपकी अमीर सौतन का पहला दिन है उसके ससुराल में, तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नीलेश जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने ये सब आपके और अपने लिए किया है ताकि हम सब एक साथ खुशी से रह सकें। और आपको क्या लगता है हमने आपकी बात आपके कसम के कारण मानी है? नहीं, हमने आपके बीमारी के कारण आपकी बात मानी है। और आप जब ठीक हो जाओगी ना तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे पहले जैसा। लेकिन तब तक तो हमें अमृता के साथ रहना होगा। नहीं नीलेश जी, आपकी शादी मुझसे हुई है और मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। आपकी पत्नी मैं हूँ, ये नहीं। इसे तो मैंने इस घर में बस इसलिए रखा था क्योंकि आप इसे यहाँ रखना चाहते थे, वरना मैं इसे कभी भी हम दोनों के करीब नहीं आने देती। नहीं अमृता जी, मैं गीता को नहीं छोड़ सकता। मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ। इसने जो कुछ भी किया है हमारी भलाई के लिए किया है, इसी के खातिर हमने इसकी बात मानी है। तुम पागल हो गए हो और कुछ नहीं, क्योंकि इसने जो किया है वो सिर्फ अपने लिए किया है। हाँ, मैंने इसे शादी करने के लिए पैसे का लालच जरूर दिया था, लेकिन इसकी तरह आपके जज्बातों के साथ कभी नहीं खेला। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? गीता ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसके बारे में ये सब कह रही हो? सच सच बताइए, हमें सच जानना है। यही कि गीता बहुत ही लालची औरत है, ये कोई बीमार नहीं है। इसने सिर्फ आपसे शादी के लिए हाँ करवाने के लिए आपसे झूठ बोला था, ये बिल्कुल ठीक है। इसका बीमार होना एक नाटक था। अमृता के मुंह से गीता की सच्चाई जानकर नीलेश को बहुत धक्का लगता है और वो गीता को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करता है। अमीर सौतन का उसके ससुराल में पहला दिन गीता के ससुराल में उसका आखिरी दिन बन जाता है और नीलेश की नाराजगी के बाद गीता हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। अनामिका ज्योति की अच्छी सहेली थी और उसके घर में किराए पर रहती थी। गर्मियों की वजह से सबका बुरा हाल था। सुबह सुबह सभी अपने घरों से निकलकर सड़कों पर ठंडी हवा खा रहे थे। तभी अनामिका बिकनी पहनकर अपने कमरे की बालकनी में आती है, जिसे देखते ही सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी ज्योति की सास मालती मंदिर से घर लौटती है और अनामिका को बिकनी में देखती है। हाय दैया, कितनी बेशरम लड़की है ये। इतने सारे लोगों के सामने बिना कपड़ों के ही बाहर आ गई। ए लड़की, जल्दी से कमरे में जा। तुझे कोई लाज शर्म है कि नहीं? क्या हुआ आंटी जी? आप इतनी जोर से मत चिल्लाइए, वरना आपका गला बैठ जाएगा। मॉर्निंग होते ही सुनाने लगती हो सबको। चलाऊं ना तो क्या करूं? ये क्या पहनकर बाहर खड़ी है तू? तेरे पास कपड़ों की कमी हो गई तो मुझे बता दे, मैं तुझे साड़ी देती हूँ, वही लपेट ले। आंटी जी, इसे बिकनी बोलते हैं और आप इसे पहनकर बाहर आने की बात कर रही हैं। लड़कियां इसे पहनकर स्विमिंग पूल में भी स्विमिंग करती हैं। अनामिका की बात सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में लोगों को डांटकर वहाँ से भगा देती है और घर के अंदर आकर अपनी बहू ज्योति को बोलती है। बहू, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ आज, या तो अपनी सहेली को बोल कि अपने कपड़े पहनने का तौर तरीका बदल ले, या फिर मेरा घर खाली कर दे। माँ जी, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? उसने फिर कुछ कर दिया क्या? आपको उसके घर में रहने से क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि इसने अपनी बिकनी सिकनी पहनने के चलते पूरे मोहल्ले वालों को पागल कर रखा है। हमेशा मोहल्ले के छपरी लड़के हमारे घर के आगे भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं। माँ जी, वो फॉरेन से आई है, वहाँ के सभी लोग ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। उनके लिए बिकनी पहनकर बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे लिए ये बड़ी बात है।
हमारे यहाँ कोई बिकनी पहनकर नहीं घूमता है। मैं बता रही हूँ तुझे कि जिस दिन मेरे बर्दाश्त की सीमा पार हुई ना, तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी, उसने 1 साल का एडवांस दिया हुआ है। उसे आप क्या मैं चाहूँ ना तो भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तो फिर उसे समझा ले तू अपने तरीके से। ये मत भूल कि तेरा जवान पति भी यही इसी घर में रहता है। दोस्त कब सौतन बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अपनी सास की बात सुनकर ज्योति घबरा जाती है और अपने पति अक्षय को देखने के लिए छत पर जाती है, जहां वो देखती है कि अक्षय अनामिका के करीब जाकर उसे एक्सरसाइज करना सिखा रहा होता है। अक्षय जी, आप ये क्या कर रहे हैं अनामिका के साथ? दूर हटिए आप लोग, आस पड़ोस का कोई देख लेगा तो बिना बात के तमाशा बन जाएगा। ओ प्लीज यार, अब तुम भी सास की तरह शुरू मत हो जाओ। वो ओल्ड फैशन की है, समझ में आता है, लेकिन तुम भी ऐसी सोच रखोगी ये नहीं सोचा था। ज्योति तुम चलो, मैं अनामिका कुछ एक्सरसाइज बता के आता हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठूंगी और देखूंगी। और अनामिका तुम तो जाकर कुछ कपड़े पहन लो। नहीं नहीं, रहने दो। अनामिका बिकनी में बहुत हॉट लग रही है। अगर वो मेरे सामने कंफर्टेबल है तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है। ये हुई ना बात, आप लगते हैं बिल्कुल मेरी क्लास के, वरना इन लोगों ने तो बिकनी पहनने को पता नहीं कितनी बड़ी बात बना दी है। इतनी गर्मी है, मुझे बिकनी पहनकर रहना कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं पहनती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम रहो बिकनी पहन के, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिकनी वाली तो सच में मेरी सौतन ही बनती जा रही है। किसी को दिक्कत हो ना हो, लेकिन अब मुझे तो हो रही है। चलिए आप मेरे साथ, बहुत शौक लग रहा है ना आपको लड़कियों को बिकनी में देखने में। आपको तो मैं बताती हूँ। ज्योति अक्षय को लेकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। समय के साथ ज्योति देखती है कि उसके पति और उसके दोस्त की नजदीकियाँ बढ़ रही है। अक्षय हमेशा ही अनामिका के फिगर की तारीफ करता रहता था और उसे देखने के बहाने ढूंढता था, जो चीज ज्योति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन ज्योति मार्केट से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी, तो वो देखती है कि अनामिका बिकनी पहनकर हॉल में बैठी थी और अक्षय भी वहीं बैठा चाय पी रहा था। अक्षय जी, आपको पूरे घर में कहीं और जगह नहीं मिली थी बैठकर चाय पीने की? जो नजारा मैं यहाँ देख रहा हूँ चाय पीते पीते, वो कहीं और देखने को कहाँ मिलेगा। देखिए अक्षय जी, मुझे आपके इरादे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और तुम बिकनी के अलावा भी कभी कुछ और पहन लिया करो। पहना तो है, वो भी दो दो। अब इससे ज्यादा गर्मी में क्या पहनूं? यही तो दिक्कत है कि तुम 2 के अलावा कुछ पहनती ही नहीं हो। जिसकी नजर न जाने वाली हो ना, उसके भी चली जाए। ज्योति गुस्से में फिर से अक्षय को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सारा नजारा उनसे कुछ दूर खड़ी मालती देख रही होती है। ये तो होना ही था, मुझे पहले से ही पता था। बहू को कितनी बार समझाया मैंने कि अपने बिकनी वाले दोस्त को निकाल दे घर से, वरना ये कब बिकनी वाली सौतन बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अब भुगत बैठकर। मालती अपने कमरे में वापस चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन ज्योति अक्षय को कॉल करती है। अक्षय जी, मुझे अपनी ना फ्रेंड के घर जाना है। बहुत धूप है, माँ जी भी नहीं है कि मैं उनके साथ चली जाऊँ। क्या आप मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ाएंगे? बेबी मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ। तुम एक काम करो, तुम अकेली चली जाओ। मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाए। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शाम को तुम्हारे दोस्त के घर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। प्लीज अक्षय जी चलिए ना, अकेले जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। आप साथ होते ही तो सही रहता। बेबी अगर जरूरी काम नहीं होता तो मैं पक्का तुम्हें लेने के लिए आ जाता, लेकिन मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, मुझे आने में बहुत समय लग जाएगा। मुझे कहते हुए तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी, लेकिन कोशिश करना कि इवनिंग में लेने आ जाएं आप। ओके डन, गुड बाय। अक्षय इतना कहकर कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद ज्योति तैयार होकर अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए निकल जाती है और बस स्टैंड पर खड़ी बस का वेट कर रही होती है। तभी एक आदमी बाइक पर एक लड़की को बिठाकर उसके करीब से गुजरता है, जो कि कोई और नहीं उसका पति और उसकी दोस्त अनामिका थे, जिसे देखते ही उसे धक्का लगता है और वो फिर से अपने पति को कॉल करती है। अरे कहाँ रह गए आप? एक ही सवाल को कितनी बार पूछोगी तुम? मैं कह रहा हूँ ना काम से आया हूँ, फिर भी तुम कॉल करके परेशान कर रही हो। कभी तो कोई काम अकेले भी क्या करो। अच्छा ठीक है, हो गई गलती मुझसे, अब मैं कोई कॉल ही नहीं करूँगी। और आप मुझे लेने के लिए भी ना मत ही आना, क्योंकि मैं आज रात अपनी फ्रेंड के घर ही रुकूंगी। अच्छी बात है, तुमने मुझे खुद से मना कर दिया। वैसे भी आज मैं आ नहीं पाऊंगा, वो मेरी नाइट लगेगी ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आओ। ज्योति इतना कहकर कॉल रख देती है। बस स्टैंड पर बैठे बैठे उसे रात हो जाती है और वो अपनी फ्रेंड के घर ना जाकर अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ वो अपने पति की बाइक खड़ी देख लेती है। अक्षय का दूसरा झूठ भी सामने आ जाता है, जिसके बाद ज्योति अपने पर्स से घर की दूसरी चाबी निकालकर गेट खोलती है और सीधे अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो अक्षय को ना देखकर अब उसका शक और बढ़ जाता है और वो अनामिका के कमरे में जाती है और तेजी से दरवाजा खोलती है, जहाँ अनामिका और अक्षय एक दूसरे के बहुत करीब एक दूसरे की बाहों में नजर आते हैं। ज्योति को देखते ही दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब दूर होने से क्या फायदा, आप लोगों को जितना पास आना था आप आ ही गए हैं। अरे शर्म नाम की चीज है कि नहीं आप लोगों में जरा भी। अरे वो तो पराई थी, लेकिन आप तो मेरे पति थे। मुझे धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम मेरी बात तो सुनो। दूर रहिए मुझसे, मुझे छूने का हक खो चुके हैं आप। मैंने आपको इसके साथ बाइक पर घूमते हुए दिन में देख लिया था। ये बिकनी पहनने वाली बहुत पसंद है ना आपको, अब आप इसी के साथ रहिए। ऐसा मत बोलो यार, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं मानता हूँ मैं बहक गया था, लेकिन उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है। लोगों के घर में सौतन उसका पति लाता है, यहाँ तो मैंने खुद ही अपने संसार में आग लगा ली। सिर्फ सौतन ही नहीं लाई, बल्कि बिकनी पहनने वाली सौतन ले आई मैं। ज्योति मेरी बात सुनो यार, वो तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम तो दोस्त कहलाने के काबिल भी नहीं हो। काश मैंने उस दिन माँ जी की बात मान ली होती तो आज मेरा घर टूटने से बच जाता। मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। अब आप आराम से रहिए बिकनी पहनने वाली सौतन के साथ। गुड बाय। ज्योति इतना कहकर रात को ही घर छोड़कर चली जाती है और अक्षय अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। थोड़े से मजे के चक्कर में उसका बसा बसाया घर अब उजड़ जाता है। अंजलि अपने पति सूरज से बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए बहुत पॉजेसिव थी कि अगर कोई उसे लड़की आंख उठाकर भी देख लेती तो वो तुरंत उससे लड़ने लगती। एक दिन सुबह के समय दोनों पति पत्नी मॉर्निंग वॉक करके घर आ रहे थे। तभी उसकी नजर अपने पति पर जाती है, जो कि एक औरत को बड़े ध्यान से देख रहा था, जिसने मेहंदी डिजाइन का ब्लाउज पहना हुआ था। तभी वो सूरज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप कहे तो मैं इस औरत को अपने साथ लेकर घर में चलूं? आराम से सामने बैठकर देख लेना। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस औरत को देख रहा हूँ? मुझे लग ही नहीं रहा, बल्कि आप उस मेहंदी डिजाइन ब्लाउज वाली को ही देख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बीबी साथ में है, फिर भी आप किसी और औरत को देख रहे हैं। यार हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, तुम्हें अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं होता? तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे कि मेरा कोई अफेयर चल रहा हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नजर उठा के नहीं देखता। सभी आदमी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो किसी और औरत को देखे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। मैं उस औरत को नहीं, बल्कि उसके बगल में खड़े जूस वाले को देख रहा था। कब से तुम एक्सरसाइज कर रही थी तो थक गई होगी, इसलिए सोचा कि तुम्हें थोड़ा जूस पिला दूं। पर छोड़ो, तुम्हें शक करने से फुर्सत मिले तो। सूरज की बात सुनकर अंजलि सोच में पड़ जाती है और अपने आप को गलत समझने लगती है। कुछ देर बाद वो सूरज को मनाकर उस जूस वाले के पास लेकर जाती है और 2 ग्लास जूस लेती है, लेकिन सूरज फिर भी पीछे मुंह करके खड़ा होता है। अच्छा सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, गलतफहमी हो गई थी। आगे से ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। गुस्सा छोड़ दो, जूस पी लो। नहीं यार, तुम हर बार ऐसा ही करती हो मेरे साथ। मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है यार। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी आप पर शक नहीं करूंगी। अब गुस्सा छोड़ दीजिए। अंजलि के बार बार माफी मांगने पर सूरज उसे माफ कर देता है और जूस पी लेता है, लेकिन उसकी नजरें उसी औरत पर थी जिसने मेहंदी डिजाइन का ब्लाउज पहना था। बहुत कोशिश के बाद भी सूरज उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता। कुछ टाइम बाद अंजलि और सूरज घर वापस आ जाते हैं और सूरज तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने कैबिन में बैठा उसी औरत के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त राजीव वहाँ आता है। भाई तू कौन से ख्यालों में खोया हुआ है? बैंक का मैनेजर तुझे कब से कॉल किया जा रहा है, लेकिन एक तू है कि कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी मुझे आना पड़ा। क्या बताऊं यार, सुबह मॉर्निंग वॉक पर एक औरत को देखा जिसने मेहंदी डिजाइन का ब्लाउज पहना हुआ था, बैकलेस, पीछे से बड़ी मस्त लग रही थी, लेकिन यार फेस देखने को नहीं मिला। भाई अब तो तेरी शादी भी हो गई है, अब तो अपनी छोटी हरकतें छोड़ दे। तेरी बीवी को पता चल गया ना तो तू पक्का भगवान को प्यार हो जाएगा। अरे एक बार अगर उसकी शक्ल देखने को मिल जाए फिर तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। क्या बात है भाई,
तुझे पहली बार में ही वो औरत इतनी अच्छी लगी? अगर वो तुझे रोज देखने को मिल जाए या तेरी पड़ोसन बनकर आ जाए तब तो तू पक्का पागल ही हो जाएगा। भाई पागल नहीं, मैं तो खुशी से झूमने लगूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि वो बहुत सुंदर होगी। उसके ख्यालों में बाद में खो जाना। अभी चलो, मैनेजर बुला रहा है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा काम करने का मन नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। सूरज इतना कहकर अपना बैग उठाकर चुपचाप घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके घर के सामने वाले घर में बहुत भीड़ लगी है और घर का सामान सेट हो रहा है। तभी वो जब अपने घर आता है तो वहाँ एक अजीत नाम का आदमी और एक कीर्ति नाम की औरत को बैठा देखता है, जो कि आराम से उसके घर पर चाय पी रहे थे। ये लोग कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे सामने वाले घर में किराए पर रहने आए हैं। बेचारे कब से धूप में खड़े थे तो मैंने इन्हें अपने घर बुला लिया। चलिए मैं मिलवाती हूँ। नहीं रहने दो, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम वही एक कॉफी भिजवा दो बस। अरे एक बार मिलिए तो सही, पड़ोसी हैं, कभी न कभी काम तो आएंगे ही ना। अंजलि इतना कहकर सूरज को अपने पड़ोसियों से मिलवाने के लिए लेकर आती है। जैसे ही कीर्ति सूरज को देखती है दंग रह जाती है, क्योंकि वो उसकी कॉलेज की क्लासमेट निकलती है, जिसे देखते ही वो उसे गले लगा लेती है और अंजलि का पारा हाई हो जाता है। वो कीर्ति को तुरंत सूरज से दूर करती है। आप ये क्या कर रही हैं मेरे पति के साथ? और आपके भी तो पति सामने खड़े हैं, ऐसे किसी पराये इंसान को गले लगाना ठीक लगता है आपको? ये पराया नहीं है बल्कि ये मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है। सूरज, तुम मुझे भूल गए, मैं कीर्ति हूँ। हाँ याद है मुझे, तुम तो पहले से कितनी बदल गई हो। अभी तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। पहले कितनी मोटी थी और वो भी अजीब सी लगती थी, अब एकदम से हॉट कैसे हो गई तुम? अच्छा, मुझे तो आज पता चला कि आप लड़कियों को इतने ध्यान से देखते हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि तुम इतनी अच्छी कैसे दिखने लगी अब? थैंक यू। मैं बेवजह ही परेशान हो गई थी कि यहाँ कोई जान पहचान का नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ मेरा दोस्त ही मिल गया। कीर्ति इतना कहकर अंजलि को भी गले लगाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी सूरज की नजर उसकी बैकलेस मेहंदी डिजाइन वाले ब्लाउज पर जाती है, जिसका डिजाइन देखने में बहुत सुंदर था और वो खुश हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, मिल गई भगवान, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मिल गई। कौन मिल गई? किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं, वो गलती से मुंह से निकल गया। कीर्ति सूरज के पड़ोसन होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी, जिसकी वजह से अंजलि उसका अपने घर में आना जाना रोक नहीं पाती, क्योंकि उसने अपने पति से वादा किया था कि अब वो उस पर शक नहीं करेगी। समय बीतता है। तभी एक रात अंजलि अपने कमरे में जाती है और देखती है कि सूरज पेपर पेन लिए मेहंदी का डिजाइन बना रहा था और वो डिजाइन बिल्कुल वैसा था जैसा कि कीर्ति की पीठ पर था, जिसे देखकर अंजलि सूरज से पेपर छीन लेती है। ये मेहंदी डिजाइन ब्लाउज वाली तो मेरी सौतनी बन गई है। आपने उसकी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन को इतने ध्यान से देखा कि आपने उसको पेपर पर ही उतार दिया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच में उसका बैकलेस मेहंदी वाला डिजाइन बहुत अच्छा लगता है और वो भी उस पर तो बहुत ही ज्यादा सूट करता है। तुम क्यों नहीं पहनती हो वैसा? आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी सौतन की तारीफ मेरे ही सामने कर रहे हैं। तुम क्या उसे बार बार अपनी सौतन बता रही हो? मैं कहीं उसके साथ भागा नहीं हूँ और ना ही कहीं उसके साथ जाने वाला हूँ, ना ही मेरा कोई चक्कर है भाई। जब क्लासमेट है और दोस्त भी है तो पक्का चक्कर भी होगा, तभी तो उस दिन उसने आपको गले लगाया था। हे भगवान, मैंने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया, अपनी सौतन को खुद ही घर लेकर आ गई। वैसे मेहंदी डिजाइन वाला ब्लाउज तुम क्यों नहीं पहनती हो? अच्छा और यूनिक सा लगता है थोड़ा। मुझे बैकलेस ब्लाउज पहनना तक पसंद नहीं है, मेहंदी डिजाइन ब्लाउज क्या पहनूंगी? वो पहनने वाली मेरी सौतन जो बन गई है। अंजलि की बात सुनकर सूरज कमरे से बाहर चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन सूरज ऑफिस से घर आता है और अपने घर में ताला लगा देखता है, जिसके बाद वो अंजलि को देखने के लिए कीर्ति के घर जाता है। वो देखता है कि कीर्ति की गले की चैन उसके बालों में फंसी हुई है। तभी वो उसकी मदद के लिए जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं कि तभी अंजलि हाथों में सब्जियों का थैला लिए कीर्ति के घर आती है और दोनों को एक दूसरे के करीब देखती है और सब्जियों का थैला फेंककर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ, आपने मुझे धोखा दे दिया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि आपने इस मेहंदी ब्लाउज वाली को मेरी सौतन बना दिया है। चुप हो जाओ, लोग देख रहे हैं, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रही हो? हाँ अंजलि, सूरज सही कह रहा है, हम लोग उस तरह के करीब नहीं थे जैसा तुम सोच रही हो। प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, मैं सूरज को पसंद करती थी कॉलेज के टाइम में, लेकिन अब तो उसकी शादी हो चुकी है। तुम समझा रही हो इसे या फिर इसका शक और यकीन में बदल रही हो? शक नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे नहीं
इस मेहंदी ब्लाउज वाली मेरी सौतन से प्यार करते हो। मैं मर जाऊंगी। यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ये अच्छी लगती है, वो भी पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि मुझे इसके मेहंदी के डिजाइन वाला ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। अब तुम ये क्या कर रहे हो? सच बोल रहे हैं आप। और क्या? अंजलि रोते हुए घर चली जाती है। समय बीतता है लेकिन उसका शक कम नहीं होता। फिर एक दिन सूरज कीर्ति के घर जाता है और उससे वहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी दोस्त होने के नाते वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और अंजलि को मेहंदी ब्लाउज वाली सौतन से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।